सोचिए, साल था 1992। बैंक ऑफ इंग्लैंड भारी दबाव में था और अपनी करेंसी पाउंड को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी एक शख्स ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने अपना पूरा $1 बिलियन दांव पे लगा दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसे लीवरेज करके उसने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ $10 बिलियन की एक बहुत बड़ी पोजीशन ले ली। नतीजा, ब्रिटिश पाउंड टूट गया और सरकार को हार माननी पड़ी। अब जरा सोचिए, इस एक दांव से उस इंसान का मुनाफा कितना था? पूरे $2 बिलियन। जी हां, 2 बिलियन। हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक, जॉर्ज सोरोस की। अब मजे की बात देखिए, सोरोस ने इस दांव से सिर्फ बेतहाशा पैसा ही नहीं कमाया, बल्कि अर्थशास्त्र की उन मोटी मोटी किताबों को भी गलत साबित कर दिया जो रट रटा कर कहती थीं कि मार्केट हमेशा सही होता है। उनका साफ कहना था कि ये जो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी है ना, ये पूरी तरह से गलत है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम जॉर्ज सोरोस की इसी क्रांतिकारी सोच और उनकी बेहद मशहूर किताब द एल्केमी ऑफ फाइनेंस को डीकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर क्यों मार्केट्स किसी परफेक्ट लॉजिक या फॉर्मूले से नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं, डर, लालच और मनोविज्ञान से चलते हैं। द एल्केमी ऑफ फाइनेंस, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि किताबों में लिखी फाइनेंस की थ्योरीज और असली मार्केट की सच्चाई के बीच आखिर कितना बड़ा फासला है। पहला भाग, मार्केट का भ्रम। देखिए, जॉर्ज सोरोस ने अपने पूरे करियर में एक पारंपरिक सोच को बहुत कड़ी टक्कर दी है। पारंपरिक थ्योरी, जिसे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहते हैं, वो मानती है कि मार्केट हमेशा एकदम रैशनल या समझदार होता है। मतलब सबको सब कुछ पता है और मार्केट हमेशा एक परफेक्ट बैलेंस में रहता है। लेकिन सोरोस का जो सिद्धांत है, मार्केट इनहेरेंट फैलिबिलिटी, वो इसके बिल्कुल उलट है। सोरोस कहते हैं कि भाई, मार्केट कभी परफेक्ट या रैशनल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसे मशीनें नहीं, इंसान चलाते हैं, और इंसानों के फैसले हमेशा उनके पूर्वाग्रहों, उनके डर और लालच से प्रभावित होते हैं। और इसी वजह से मार्केट कभी भी पूरी तरह से संतुलन में नहीं रहता। दूसरा भाग, रिफ्लेक्सिविटी का सिद्धांत। असल में इंसानी सोच के इसी प्रभाव से जन्म होता है सोरोस के सबसे बड़े सिद्धांत का। और सच कहूं तो यही वो इंजन है जो उनकी पूरी फिलॉसफी को चलाता है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा फीडबैक लूप है जहां लोगों के पक्षपाती विचार हकीकत को बदलते हैं और फिर वो बदली हुई हकीकत वापस उनके विचारों को और भी ज्यादा बदल देती है। ये एक कभी न रुकने वाला लूप है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए अगर सबको लगने लगे कि किसी स्टॉक के दाम बढ़ेंगे तो वे उसे धड़ाधड़ खरीदने लगते हैं। अब इस भारी खरीदारी की वजह से सचमुच में दाम बढ़ जाते हैं। दाम बढ़ते देखकर और भी लोग दौड़े चले आते हैं, जिससे कीमतें आसमान छूने लगती हैं। मतलब हम मार्केट को केवल देखते नहीं हैं, बल्कि हमारा देखने का नजरिया ही मार्केट की असलियत को बदल देता है। सोरोस ने इसे समझाने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प मॉडल इस्तेमाल किया। इस लूप के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला है कॉग्निटिव फंक्शन, जहां मार्केट में मौजूद लोग असलियत को बस समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कि आज कीमतें क्या चल रही हैं और बाजार का माहौल कैसा है। और दूसरा है मैनिपुलेटिव फंक्शन, जहां उनके एक्शन यानी उनकी खरीदारी या बिकवाली सचमुच में हकीकत को बदल देती हैं, जिससे आगे की कीमतें तय होती हैं। और पता है क्या होता है? ये दोनों फंक्शन मिलकर एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बना देते हैं। सोरोस अपने खुद के लेखनों में बताते हैं कि जब ये लूप खुद को बार बार रिपीट करके मजबूत करने लगता है, तो ये मार्केट की कीमतों को असलियत यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी से बहुत बहुत दूर धकेल देता है। और यही वो चीज़ है जो बाजार में अचानक से भारी उतार चढ़ाव और अस्थिरता लाती है। तीसरा भाग, बूम और बस्ट चक्र। अब जब रिफ्लेक्सिविटी का ये लूप अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो इसका सीधा नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है फाइनेंशियल बबल्स का बनना और फिर उनका बुरी तरह फूटना। सोरोस का यह बूम बस्ट मॉडल साफ दिखाता है कि कैसे एक बूम के दौरान स्टॉक की कीमतें कंपनी की असली कमाई या उसके फंडामेंटल से पूरी तरह टूटकर हवा में उड़ने लगती हैं। पुरानी किताबें कहती हैं कि कीमतें हमेशा फंडामेंटल्स के साथ चलनी चाहिए, लेकिन ये मॉडल हमें बेहतरीन तरीके से बताता है कि कैसे इंसानी धारणाएं कीमतों को हकीकत से कोसों दूर ले जाती हैं। अगर हम अर्थशास्त्री चार्ल्स किंडलबर्गर के मॉडल को देखें तो इस पूरे बुलबुले के 5 चरण होते हैं। शुरुआत होती है डिस्प्लेसमेंट से। मान लीजिए कोई नई तकनीक आ गई जिसने बाजार में एक नई उम्मीद जगा दी।
फिर आता है बूम, जहां कीमतें एकदम से तेज होने लगती हैं। इसके बाद जो आता है वो है यूफोरिया। ये वो दौर है जब हर कोई बिना कुछ सोचे समझे बस पैसा लगाने लगता है। फिर अचानक वित्तीय संकट या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है, कीमतें रुक जाती हैं और घबराहट में मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। और सबसे आखिर में रिवल्शन, जब निवेशकों में पैनिक फैलता है और बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इस पूरे खेल में यूफोरिया का दौर सबसे दिलचस्प होता है। जब कंपनियों का असली डेटा और मुनाफा खराब देखने लगता है तो लोग घबराते नहीं, बल्कि खुद को तसल्ली देने के लिए फंडामेंटल सब्स्टिट्यूट्स नाम की एक नई चीज इजाद कर लेते हैं। याद है ना वो .com बूम का दौर? तब कोई कंपनी का मुनाफा नहीं देख रहा था, बस ये गिना जा रहा था कि वेबसाइट पर कितने आईबॉल्स या क्लिक्स आ रहे हैं। सोचिए, इस तरह के अजीबोगरीब पैमानों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उन आसमान छूती कीमतों को किसी भी तरह सही ठहराया जा सके। चौथा भाग, विज्ञान नहीं, कीमिया यानी अल्केमी। सोरोस का यह दृढ़ विश्वास है कि अर्थशास्त्र को एक परफेक्ट साइंस की तरह देखना हमारी सबसे बड़ी भूल है। देखिए, फिजिक्स और सोशल साइंस में जमीन आसमान का फर्क है। फिजिक्स में जब वैज्ञानिक किसी पार्टिकल पर स्टडी करते हैं तो सिर्फ उनके देखने भर से उस पार्टिकल का बर्ताव नहीं बदल जाता, है ना? लेकिन इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ जब भी मार्केट की स्टडी करके कोई एक्शन लिया जाता है तो पूरा मार्केट ही बदल जाता है। इसीलिए सोरोस ने अपनी किताब के नाम में अल्केमी शब्द चुना, तांबे को सोना बनाने का वो पुराना जादू, क्योंकि यहाँ नतीजे हमेशा इंसानी भावनाओं के हिसाब से बदलते रहते हैं। यहाँ A+B हमेशा C नहीं होता। और ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ 1990 के दशक की बात है। आज के इस मॉडर्न और AI वाली टेक्नोलॉजी के मार्केट में भी रिफ्लेक्सिविटी पूरी तरह लागू होती है। आज के AI एल्गोरिथम्स भी तो इंसानी पूर्वाग्रहों की ही नकल कर रहे हैं ना। जब एक एल्गोरिथम बेचना शुरू करता है तो उसे देखकर सैकड़ों और एल्गोरिथम्स हर्डिंग यानी वही पुरानी भेड़ चाल चलने लगते हैं। इससे मार्केट में उतार चढ़ाव अचानक 45% तक बढ़ जाता है। इसी तरह क्रिप्टो मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स का बिटकॉइन से भी ज्यादा बुरी तरह ऊपर नीचे होना इसी तेज और खतरनाक फीडबैक लूप का ही तो नतीजा है। इसी बात पर सोरोस का एक बहुत ही शानदार कोट है। वो कहते हैं, कल के बेस मेटल्स कल का सोना बन जाते हैं। और ये कोई जादू टोना नहीं है, यही थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की सच्चाई है। जब बहुत सारा पैसा किसी एक खास थीम, जैसे मान लीजिए आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ग्रीन एनर्जी की तरफ बहने लगता है, तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती। वो पैसा उन कंपनियों को सच में मजबूत कर देता है। और जो बात कल तक सिर्फ एक धारणा थी, एक विचार था, वो मार्केट की एक पक्की हकीकत बन जाती है। पांचवां भाग, निवेशकों के लिए सीख। तो अब तक हमने जो भी सिद्धांत समझे उनसे आज के टाइम में रिस्क कम करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन्स मिलते हैं। पहला, मार्केट के ट्रेंड को जरूर पहचानें, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये ट्रेंड लोगों के पूर्वाग्रह से बना है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। दूसरा, ये मान लेना कि हमसे गलतियां हो सकती हैं। सोरोस खुद मानते हैं कि वो इतने सफल इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों को बहुत जल्दी पहचाना और नुकसान को फौरन रोक दिया। तीसरा, जब लोग असली डेटा की जगह नए फंडामेंटल सब्स्टिट्यूट्स की बात करने लगे तो समझ जाइए कि मार्केट में बबल बन रहा है। और चौथा, सिर्फ किताबी फेयर वैल्यू के पीछे मत भागिए, बल्कि उन बड़े स्ट्रक्चरल बदलावों को पहचानिए जो मार्केट की दिशा बदल सकते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जब हम किसी स्टॉक की कीमत या मार्केट का कोई ट्रेंड देखते हैं तो क्या हम सच में उसकी असली कीमत देख रहे होते हैं या फिर सिर्फ लोगों का एक सामूहिक भ्रम? देखिए, फाइनेंस कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे कोई भी फॉर्मूला लगाकर प्रिडिक्ट कर लिया जाए। ये एक जीवित, लगातार बदलने वाली चीज है। अगर इस बाजार में टिकना है तो हमें यह सोचना छोड़ना होगा कि मार्केट को कैसा होना चाहिए और यह देखना शुरू करना होगा कि असल में लोग क्या सोच रहे हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।